हमारा अगला अध्याय है अदृश्य जीव जगत, जो हमारी आंखों से परे हैं। यहाँ कुछ अदृश्य जीव जगत बताए हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। आगे देखेंगे अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे। अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ जरूरी तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। प्राचीन काल में सूक्ष्म जीव जंतुओं को हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वह ध्यान की अवस्था में उनको देख सकते थे और उनका अध्ययन कर सकते थे, जिन्हें हम तो देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में वह ऋषि मुनि उन्हें देखते थे और उनका अध्ययन भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, महाभारत के बाद यह विद्या समाप्त होने लगी। फिर कुछ वर्षों बाद एक महर्षि हुए जिन्हें हम सभी जानते हैं, महर्षि दयानंद। उन्होंने ध्यान योग की अवस्था में ऐसे बहुत से सूक्ष्म जीवों और अन्य तत्वों के बारे में को देखा जो कि हमारी प्रकृति में उपस्थित हैं, और फिर उनके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा। यह इन जीवों के बारे में, तत्वों के बारे में, अणुओं के बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, और फिर उसे महर्षि दयानंद ने भी उन सब चीजों को देखा और उन्होंने भी ग्रंथों में लिखा है। महर्षि दयानंद ने समाधि अवस्था में सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के बारे में को देखा और फिर उन्हें अपने ग्रंथों में लिखा है। महर्षि अग्निव्रत ने आज के समय में महर्षि दयानंद के ग्रंथ और उसके पहले के जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, इन सबको मिला के उनका अध्ययन करके सरल हिंदी में इस बारे में हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में और सूक्ष्म अणुओं तत्वों के बारे में हमें जानकारी दी है, जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान के द्वारा अभी पता लगाना बहुत मुश्किल है और शायद आगे के वर्षों में भी मुश्किल रहेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि आधुनिक विज्ञान में ईश्वरवाद को नहीं मानते हैं, वह ईश्वर को नहीं मानते हैं। जिस पॉइंट्स के बारे में वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, पता चल पा रहा है, उसको वह अनिश्चितता का सिद्धांत के रूप में हमें बता दिया जाता है। इसीलिए वैदिक विज्ञान का अध्ययन आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। ये लाइन मैं भी बचपन से सुनते आ रही हूँ कि वेदों की ओर बढ़े। वेदों की ओर बढ़े से मतलब हमें हमारे प्राचीन वेद ग्रंथों का भी अध्ययन करते रहना चाहिए। यह जगत सूक्ष्मता में इतना सूक्ष्म है कि सब जंतुओं को या सब तत्वों अणुओं को हम माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आज भी नहीं देख सकते हैं, और व्यापकता में इतना व्यापक है कि किसी भी टेलीस्कोप के द्वारा हम इसकी पूरी व्यापकता का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जो वेद ग्रंथ है, जिसमें ग्रंथों में जो पहले वर्णन किया हुआ है, हमें उनका अध्ययन भी करना चाहिए, जिससे कि हम हमारे प्रकृति को समझ सके, और जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम उसका संरक्षण भी नहीं कर पाएंगे और हम नित्य प्रतिदिन रोगी होते जाएंगे। आगे अब हम देखेंगे इस अध्याय में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बुक में क्या दिया हुआ है हम यह देखते हैं। मानव नेत्र केवल उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो एक निश्चित आकार से बड़ी होती है। लंबे समय तक हम अपने आसपास की कई छोटी छोटी वस्तुओं से अनभिज्ञ थे। ठीक है, अनभिज्ञ थे। यहाँ पर मैं एक और बात वैदिक विज्ञान के द्वारा बोलनी चाहूंगी, अनभिज्ञ थे नहीं, हम आज भी बहुत सी चीजों से अनभिज्ञ हैं, जो हम हमारी हमारी इंद्रियों के द्वारा जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जिसे सिर्फ सिद्ध ऋषि मुनि ही अपनी समाधि अवस्था में देखते हैं और जिनका वह अध्ययन करते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि देखा गया है कि कांच का एक वक्रित टुकड़ा छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखा सकता है। यह कांच का टुकड़ा मसूर की दाल के दाने जैसा था, जो कि बीच से मोटा और किनारों से पतला था। तो यह
यह एक लेंस का एक छोटा फॉर्म, एक कांच के टुकड़े को लिया, उससे देखा गया कि यह एक किसी वस्तु को अगर उसके नीचे रखा है तो उससे वह उसको बड़ी करके दिखा रहा है, इसे ही लेंस नाम दिया गया। धीरे धीरे लेंसों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और उनकी आवर्धन क्षमता को भी बढ़ाया गया। फिर समझ में आ गया कि अच्छा हाँ, इस प्रकार के कांच का प्रयोग करके हम किसी छोटी वस्तु को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो धीरे धीरे वह कांच की वस्तुओं को उन कांचों का सुधार किया गया, मतलब लेंसों को और अच्छे से बनाया गया, जिससे कि क्या हुआ, आवर्धन क्षमता हमारी किसी वस्तु को देखने की आवर्धन क्षमता और बढ़ गई। साधारण आवर्धक लेंस से लेके सूक्ष्मदर्शी तक नए उपकरण बनाए गए और सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए उनका प्रयोग किया गया। आजकल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया है, जिसमें प्रकाश स्रोत की जगह इलेक्ट्रॉन रेस का प्रयोग किया जाता है, जिससे किसी वस्तु को, किसी सजीव को और अच्छे से देखा जा सके, उनकी और अच्छे से स्टडी करी जा सके। आगे दिया हुआ है, सभी सजीव, चाहे वे पौधे हो अथवा जंतु जीव, कहलाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी आंखों से दिखाई देने वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? क्या हमने कभी इसके बारे में ध्यान दिया है? शायद कुछ लोगों ने दिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा, कि साधारण मनुष्य इतना इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता है। तो हमने यह कभी अध्ययन नहीं किया कि सबसे छोटा जीव हमारी आंखों से कौन सा दिखता है। मान लीजिए एक मच्छर के, हमको किसी जल स्रोत में मच्छर के एकदम नवनिर्मित हमको लार्वा दिख रहे हैं, वह हमारे लिए सब विजिबल है, उससे छोटा हमारे लिए विजिबल नहीं है। तो जो जो साइज हमको दिख रहा है वह हमारी आंखों की एक क्षमता सीमा होगी, हम उससे छोटी वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। आगे देखते हैं, एक प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे उस लेंस के बारे में जो सबसे पहले सोचा होगा किसी ने कि इस प्रकार से अगर कोई वस्तु हमें बड़ी दिख रही है तो हम लेंस, प्रॉपर लेंस बना के वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ये फ्लास्क है, कांच का फ्लास्क है, पारदर्शी कांच का ये फ्लास्क बना हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है। इसके अंदर क्या कर दिया है, इसके अंदर पानी भर दिया है, पानी से भरा हुआ है, साफ पानी। अब इसको किसी, और इसको यहाँ पे एक कॉर्क से बंद भी कर दो, फिर अब इसको एक किसी पेपर पे या पुस्तक के पे रखो, तो हमें क्या दिखेगा कि जो ये अक्षर हैं इनका साइज थोड़ा हमें अब यहाँ सामने से बड़ा दिखाई दे रहा है, आवर्धित दिखाई दे रहा है। यही युक्ति से सोचा गया कि हम ऐसे कुछ कांच के टुकड़ों का प्रयोग करके कुछ एक अच्छा उपकरण बनाएं, जिससे कि हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर सकें। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने माइक्रोग्राफिया नामक की एक पुस्तक प्रकाशित की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, आगे तक आपको इसके बारे में आएगा बार बार। माइक्रोग्राफिया एक बुक है, ठीक है। ये बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। किसने लिखी है इसको? रॉबर्ट हुक ने लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने छोटी छोटी वस्तुओं के आवर्धित चित्र दिखाए हैं, जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये वस्तुएं उन्होंने उस उपकरण से देखी जिसे हम आज सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने उनके खुद के द्वारा ही एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शी बनाया था, सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसकी सहायता से उन्होंने ऐसे छोटे जीव जंतुओं या माइन्यूट बॉडीज को देखा और फिर उनका डायग्राम बनाया और इस बुक में उसे दिखाया है। उनका सूक्ष्मदर्शी नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली वस्तुओं को उनके वास्तविक आकार से 200 से 300 गुना बड़ा दिखा सकता था। उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया वह एक प्रकार का लाइट माइक्रोस्कोप था, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी था, और उसकी आवर्धन क्षमता क्या थी, किसी वस्तु को वह 200 से 300 गुना बड़ा कर सकता था, ठीक है। ये हमको, अगर वह इतनी वास्तविकता में, तो वह हमें इतनी बड़ी दिखाई देगी उनके सूक्ष्मदर्शी के द्वारा।
एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कार्क के एक पतले टुकड़े को देखा और पाया कि उसमें कोई छोटे छोटे रिक्त स्थान है, और उन्हें यह मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, ऐसा बना हुआ था। इस प्रकार के इस कॉर्क के टुकड़े को फिर उन्होंने इसे माइक्रोस्कोप में देखा और चित्र बनाया, और यह एक छोटी इकाई को फिर उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका। इस छोटी इकाई का नाम उन्होंने दिया कोशिका। तो हम यह भी बोल सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने यह क्वेश्चन आगे तक आता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया, कोशिका सेल, जिसकी स्टडी उन्होंने उनके खुद के माइक्रोस्कोप से, उनके खुद के द्वारा बनाए हुए सरल माइक्रोस्कोप से की थी। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक ने अधिक परिष्कृत लेंस बनाया। लेंस को और अपडेट किया इन्होंने, और एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, जिससे सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, रक्त कोशिकाओं को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इन्होंने और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने रॉबर्ट हुक के का आइडिया उनके दिमाग में सेट रहा। फिर उन्होंने सोचा इसको और बेटर किया जा सकता है। परिष्कृत लेंस, जो लेंस प्रयोग कर रहे हैं, जो किसी वस्तु को छोटे से बड़ा करके दिखा रहे हैं, उस लेंस को और बेटर किया जाए तो शायद हमें और अच्छे चित्र दिखे, या हमें और छोटी चीज भी अच्छे से दिखे। उन्होंने फिर जीवाणु और रक्त कोशिकाओं को स्पष्ट रूप से देखा और उनका वर्णन किया। इसी कारण उन्हें सूक्ष्म जैविकी का जनक भी कहा गया। हम इन्हें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक भी कहते हैं। आगे दिया हुआ है, यह इमेज ली गई है बुक माइक्रोग्राफिया से। माइक्रोग्राफिया बुक से ये इमेज ली गई है, जिसके अंदर पहले किसने लिखी थी माइक्रोग्राफिया? रॉबर्ट हुक ने लिखी है। तो यह उनके द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, उन्होंने सेटअप किया, ये प्रकाश स्रोत है, ये लेंस है, और यहाँ पे ये लेंस है, यहाँ से वो देखते हैं और यहाँ पे वो वस्तु को रखा जाता है जिसका अध्ययन करना है। ठीक है, अब वो जो कार्क कोशिकाएं उन्होंने देखी थी सबसे पहले, जिसका नाम उन्होंने कोशिका दिया, वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी उनके माइक्रोस्कोप में। ये डायग्राम है। ठीक है, ऐसी मधुमक्खी के छत्ते के समान, हम सभी ने देखा है ना मधुमक्खी के छत्ते को, उसके समान ये छोटे छोटे कोष्ठकों के रूप में थी। उन्होंने इसका नाम फिर कोशिका दिया। कोशिका क्या है? यह हमें पता है कि सभी सजीव किससे बने होते हैं? वह कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जो होती है वह किसी सजीव की सबसे छोटी इकाई होगी। ठीक है, कोशिकाएं मिलके क्या बनाएगी? ये मिलके बनाएगी ऊतकों को। ऊतक मिलके क्या बनाएंगे? अंग को। और अंग मिलके क्या बनाएंगे? अंग तंत्र को। और फिर एक सजीव का निर्माण होगा। ठीक है, सेल बनी, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, और ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। अब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की मूल संरचना का अधिक गहनता से अवलोकन करते हैं। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पे, जहां इसमें क्या करेंगे? प्याज लेंगे, प्याज को कट करेंगे, फिर प्याज की एक हिस्से को निकालेंगे, उसके अंदर से
एक प्याज की पतली सी झिल्ली को अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब उस प्याज की झिल्ली को हम एक पेट्री डिश में, जिसमें थोड़ा सा पानी होता है पहले ही, उसके अंदर डाल के रखते हैं। यह पेट्री डिश, उसमें हमने प्याज की झिल्ली को रख रखा है और थोड़ा पानी भी है। फिर अब यहाँ पे सेफ्रेनिन की कुछ बूंदें डाली जाती है। अब सेफ्रेनिन की कुछ बूंदें डालने के बाद प्याज की झिल्ली को एक चिमटी की सहायता से धीरे से उठाकर एक स्लाइड पे रख दिया जाता है। ये स्लाइड है, ये क्या है, ये स्लाइड है, और ये जो गोल दिख रहा है ये क्या होती है, पेट्री डिश होती है। स्लाइड पे इसको चिमटे या ब्रश की सहायता से हम यहाँ पे उठा के रख देंगे एकदम आराम से, ये झिल्ली टूटना नहीं चाहिए। फिर अब क्या करेंगे, इस यहाँ पे जो प्याज की कोशिका है इस पे कुछ बूंदे हम किसकी डालेंगे, ग्लिसरीन की डाल रहे हैं, ड्रॉपर की सहायता से। ये ड्रॉपर है। अब इस पे धीरे से हम एक छोटी सी कवर स्लिप आती है, छोटी छोटी, ये दिख रही है यहाँ पे डायग्राम में, ये कवर स्लिप है। इसको अब हम धीरे से, ये जो झिल्ली यहाँ पे रखी हुई है जिसे हमने सेफ्रेनिन से अभिरंजित कर रखा है, वह कवर स्लिप इसके ऊपर कवर कर देंगे। धीरे से करना है आपको, बीच में वायु के बुलबुले नहीं बनने चाहिए। अब अगर इस स्लाइड पे आसपास कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्रेनिन हो या फिर यह ग्लिसरीन हो तो उसको हम टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। अब ये स्लाइड रेडी है। अब इस स्लाइड को क्या करेंगे, हम इस सूक्ष्मदर्शी में इसका अध्ययन करेंगे। हम सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन कर रहे हैं तो ये जो हमने स्लाइड तैयार करी है प्याज की झिल्ली की, कैसा दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर हमें सूक्ष्मदर्शी में दिख रहा है। कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हैं कि किस प्रकार की कोशिकाएं, ये सघन है, एक दूसरे से चिपकी हुई है, इसमें अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं है, मतलब कि इन कोशिकाओं के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ये एक दूसरे से सटी हुई है। ये जो इसका ये वाला स्ट्रक्चर जो बाहर हमें दिख रहा है, ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसकी कोशिका भित्ति कहलाएगी। अंदर का एक और हल्का सा इसमें स्ट्रक्चर रहेगा कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर, वह कहलाएगी इसकी कोशिका झिल्ली। ये है इसके केंद्रक, और इसमें कोशिका के अंदर एक द्रव्य पदार्थ भरा हुआ है जिसे क्या बोला गया है, कोशिका द्रव्य। यह प्याज की झिल्ली की का अध्ययन है जिसमें हमें कोशिका नजर आ रही है। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, एक ईंट की दीवार की तरह दिख रहा है। ये यहाँ पे ईंट की दीवार भी दी हुई है। ग्लिसरीन क्यों डाला जाता है, ग्लिसरीन स्लाइड में इसलिए डाला जाता है कि वह स्लाइड सूखे ना, ड्राई ना हो, वो सॉफ्ट बनी रहेगी, उसमें नमी बनी रहेगी, तो हमको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पे कोशिका की संरचना स्पष्ट दिखेगी, हमें अध्ययन करने में सुविधा रहती है। इसलिए ग्लिसरीन का प्रयोग स्लाइड बनाते समय किया जाता है। ये हमने पढ़ लिया है। अभी आगे देखेंगे अब हम प्रैक्टिकल दूसरा क्रियाकलाप, दूसरा यहाँ पे एक दिया हुआ है। इसमें हमारे गाल की कपोल की झिल्ली तैयार करी गई है। इस प्रैक्टिकल के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले मुंह में साफ पानी लेके कुल्ला कर लेंगे। उसके बाद एक टूथपिक के द्वारा कपोल मतलब गाल के भीतरी भाग को धीरे से खुरचेंगे। ठीक है, फिर इस खुरचे हुए पदार्थ में पानी की एक बूंद मिला देंगे और एक स्वच्छ कांच की स्लाइड पे इसको रख देते हैं और उसको अच्छी तरह से फैला देते हैं। टूथपिक के द्वारा ही धीरे धीरे उसको फैला देंगे, कोशिश करी जाए कि वह टूटे नहीं। अब क्या होगा, अब इस स्लाइड पे रखे पदार्थ के ऊपर हम क्या डालेंगे, मैथिलीन ब्लू डालेंगे। यह एक नीले रंग का अभिरंजक होता है। हमने प्याज की झिल्ली बनाई थी तो हम वहां पे सेफ्रेनिन डाला था, वह भी एक अभिरंजक था। ये क्यों डाले जाते हैं, ताकि जब हम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में देखें तो यह मैथिलीन ब्लू या सेफ्रेनिन जैसे अभिरंजक कोशिका के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जब हम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं उन्हें तो हमें स्पष्ट और कलरफुल दिखते हैं, जिससे कि अध्ययन आसान हो जाता है। अभिरंजक के उपयोग से कंट्रास्ट बढ़ जाता है
जिसके कारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पदार्थ की दृश्यता अधिक स्पष्ट हो जाती है। अब 1 मिनट के पश्चात कोशिकाओं को सूखने से बचाने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे? मैथिलीन ब्लू डाल दिया, आप क्या डालेंगे? ग्लिसरीन। कोशिकाओं को सूखने से बचाने के लिए उसमें जब स्लाइड प्रिपेयर करते हैं तो ग्लिसरीन डाला जाता है, इसमें भी हम कुछ बूंदे ग्लिसरीन की डालेंगे। फिर क्या होगा आगे? अब उसके ऊपर एक स्वच्छ कवर स्लिप से कवर कर देंगे, जैसे हमने प्याज की झिल्ली में किया था, कवर स्लिप से स्लाइड को कवर कर दिया। अब ये स्लाइड रेडी है, इसको अब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? हमें यह स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह मानव के कपोल की कोशिकाएं हैं। इसके अंदर भी हमें क्या दिख रही है? कोशिका झिल्ली दिख रही है, ये वाली, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है इसके अंदर और यह केंद्रक है। यह कपोल की कोशिकाओं का चित्र है, डायग्राम है, जो हमने माइक्रोस्कोप से देखने पे प्राप्त किया। अब इन दोनों कोशिकाओं में क्या समानता है? प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में और मनुष्य की कपोल की कोशिकाओं में, उसमें भी केंद्रक था, इसमें भी केंद्रक प्रेजेंट है। इसमें भी कोशिका द्रव्य है, उसमें भी कोशिका द्रव्य प्रेजेंट था। इसमें भी कोशिका झिल्ली है, उसमें भी कोशिका झिल्ली थी। किंतु जब हमने प्याज की झिल्ली की स्लाइड देखी थी तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा संरचना क्या थी जो कोशिका झिल्ली के बाहर बनी हुई थी? वह थी कोशिका भित्ति, ठीक है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में हमने कोशिका भित्ति भी देखी, जो कि यहाँ मनुष्य की कपोल कोशिकाओं में अनुपस्थित है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब हम आगे देखेंगे। हमने अभी डिस्कस कर लिया कि कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। क्या दिख रहा है अब इसमें? कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य और केंद्रक को घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। यह सरंध्र होती है और जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और अपशिष्ट पदार्थों के निकास को नियंत्रित करती है। ये कोशिका झिल्ली जो होगी वही कवर करके रखेगी ये केंद्रक है, केंद्रक और द्रव्य पदार्थ को, ठीक है। और ये जो कोशिका झिल्ली है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा पदार्थों को वो कोशिका के अंदर लेती है जिसकी आवश्यकता है जिस पदार्थ की, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उस पदार्थ को वो बाहर निकाल देती है। तो कोशिका झिल्ली जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक पदार्थों के आवागमन के लिए सहायक होती है। कोशिका द्रव्य में कोशिका के अन्य घटक और यौगिक भी होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। अधिकांश जो भी जैव प्रक्रम होते हैं वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही होते हैं। जैव प्रक्रम से मतलब हमने 7वीं कक्षा में पढ़ा था जैव प्रक्रम, जैसे कि श्वसन, ठीक है, रक्त संचरण, यह सभी पाचन, यह सभी जैव प्रक्रम कहलाते हैं। कोशिका के भीतर होने वाली सभी गतिविधियों को केंद्र नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करेगा? केंद्र नियंत्रित करता है। यह वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। कोशिका के अंदर जो भी क्रियाकलाप होंगे वो किसके द्वारा नियंत्रित होंगे? वो केंद्रक के द्वारा होंगे। और वह कोशिका की वृद्धि को भी नियंत्रित करता है कि एट द टाइम कोशिका को कितनी वृद्धि करनी, बढ़ना है, सेम रहना है, उसका अंदर का कोशिका द्रव्य को बढ़ना है, या कोशिका विभाजन के समय भी केंद्रक ही इंपॉर्टेंट होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है? वो पौधे को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करती है। यही कारण है कि सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ सघन रूप से व्यवस्थित रहती है एवं संरचनाएं सुदृढ़ दिखाई देती है। कोशिका भित्ति का कार्य होता है मेनली कोशिका को मजबूती और सुदृढ़ता प्रदान करना, जिससे कि वह
अपना आकार बहुत आसानी से न बदले। ये पादप कोशिकाओं में होती है। पादप एक जगह पे ही रहते हैं, वह मूवमेंट नहीं करते हैं, इसलिए हवा से, पानी से, सबसे उन्हें बचाने के लिए भी कोशिका भित्ति इम्पॉर्टेंट है। आगे हम यहाँ देखेंगे दो कोशिकाओं के बारे में बताया गया है। पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। एक है, क है जंतु कोशिका और ख है पादप कोशिका। ठीक है, एनिमल सेल, जंतु कोशिका, और ये है पादप कोशिका। इसमें कोशिका में कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, वह यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले दिया है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हमने अभी भी पढ़ा कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये पादप कोशिकाओं की सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है। आउटर मोस्ट लेयर जो पादप कोशिकाओं में होगी वह होगी कोशिका भित्ति। इसका कार्य क्या होता है? ये पौधों को सुदृढ़ता प्रदान करती है और बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करती है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के बाद जो दूसरी लेयर है, जो दूसरी मेम्ब्रेन है, वह क्या है? वह है कोशिका झिल्ली। इसका कार्य, कोशिका झिल्ली का कार्य जरूरी पोषक तत्वों को कोशिका के अंदर आने देना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। केंद्रक, ये केंद्रक है। इसका सबसे प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन होता है, साथ ही कोशिका की वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। हरित लवक, यह संरचनाएं जो पाई जाती है इन्हें बोला जाता है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। कोशिका द्रव्य, ये यहीं पे तक आएगा कोशिका द्रव्य। और ये है रसधानी। पादप कोशिकाओं के अंदर रसधानी पाई जाती है। एक खाली, एक रिक्त स्थान बड़ा सा, जिसके अंदर कि फिर जल भरा होता है या कुछ अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं, कुछ पोषक तत्व भी हो सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है? यह भी रिजिड बनाती है, कोशिका को दृढ़ बनाती है। इसके कार्य और इसी में अतिरिक्त जल भी संग्रहित होता है और इसके कारण पादप कोशिकाएं आसानी से अपने आकार में चेंज नहीं करती है। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर सबसे ज्यादा कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो कि कोशिका को कार्य करने के लिए या जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। अब यहाँ पे जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक है। इसके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाएगा। कोशिका द्रव्य, ये सब जो दिख रहा है यहाँ पे पूरा जो कोशिका में पड़ा हुआ है यह है कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म बोला जाता है। रसधानी, जंतु कोशिका के अंदर रसधानी नहीं पाई जाती है। कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें रसधानी होती भी है, तो वो बहुत ही छोटे से आकार की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। पादप कोशिका की तरह इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ऊर्जा उत्पादन करना है। पौधों के सभी भागों की कोशिकाओं में एक छड़ाकार संरचना होती है, जिसे कि क्या बोला जाता है? इस संरचना को लवक बोला जाता है या प्लास्टिड्स कहते हैं। कुछ लवक, जिसे हरित लवक, जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है, में पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित मतलब कि क्लोरोफिल, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। पौधों की कोशिकाओं में लवक, जिसे कि क्या बोला गया है, एक और नाम प्लास्टिड पाया जाता है। वह प्लास्टिड
उन प्लास्टिड्स में कुछ कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट वो क्या होगा, वो होगा पर्णहरित, मतलब कि क्लोरोफिल, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण होगा, पौधे अपना भोजन बनाएंगे। पादप कोशिकाओं में एक बड़ा खाली दिखने वाला स्थान होता है, अभी हमने पढ़ा, जिसे क्या बोलते हैं हम, रसधानी बोलते हैं। यहाँ इसका क्या कार्य होता है, ये पदार्थों को संग्रहित करती है, अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने का कार्य करती है और कोशिका के आकार को बनाए रखती है। ठीक है, और ये पौधों को दृढ़ता भी देती है। जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, रसधानियां अनुपस्थित होती है, अभी देखा हमने ये बात। यदि होती भी हैं किसी कोशिका में तो वो सामान्यतः बहुत छोटी होगी, और ये छोटी धानियां पानी में घुले कुछ पदार्थों को संग्रहित करती है। अगर रसधानी कुछ जंतु कोशिकाओं में पाई भी गई तो उनका क्या कार्य होगा कि पानी में अगर कुछ पोषक पदार्थ है तो उनको ये संग्रहित कर लेती है। अतः कोशिका तरल पदार्थ का एक थैला मात्र नहीं होता है, इसमें कई विभिन्न भागों से मिलकर बनी होती है, और प्रत्येक ये जो विभिन्न भागों से मिलकर बनी होती है, इन भागों को क्या बोलते हैं, जो इसके अंदर अलग अलग अंग होंगे उनको बोला जाएगा कोशिकांग। ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। और प्रत्येक कोशिकांग का अपना एक अलग कार्य होता है। ये डायग्राम हमने अभी देखा, डिस्कस किया इस बारे में, आगे देखेंगे। अब हमें कोशिका की मूल संरचना के बारे में अब हमें पता चल गया है कि क्या क्या इसमें रहता है, जो बेसिक चीजें हैं। और बहुत सारे कोशिकांग होते हैं कोशिकाओं के अंदर, परंतु उनका अध्ययन आगे की कक्षाओं में आएगा। पादप और जंतु कोशिकाएं आकार और संरचना में भिन्न होती है। कोशिकाओं के आकार और संरचना में विभिन्नताएं। मानव की पेशी कोशिका और तंत्रिका कोशिका को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। एक पेशी कोशिका कैसी होती है, स्पिंडल रूप या तो तर्कु रूपी होती है, जबकि एक तंत्रिका कोशिका कैसी होगी, ये बहुत लंबी और शाखित होती है। इसी प्रकार कुछ कोशिकाएं कुछ गोलाकार होती हैं, कुछ छड़ाकार होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ पतली होती है और कुछ गोल भी होती है। सभी का आकार अलग अलग होता है। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है और उनका आकार भी भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ पे कोशिकाओं में आकार भिन्न भिन्न, जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या और आकार अलग अलग हो रहा है। तो विभिन्न जंतुओं से मतलब जीवों से मतलब विभिन्न जंतुओं और पादपों से है। ठीक है, अगर मनुष्य की किसी कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाएगा तो वह कोशिका लगभग वो सभी मनुष्यों में समान ही दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमने पिछले अध्याय में आप लोगों ने पिछली कक्षा में जैव प्रक्रम में पढ़ा होगा। तंत्रिका कोशिका और एक पेशी कोशिका। यह पेशी कोशिका है, इसमें न्यूक्लियस है, ये इस तरह से यह कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। इसमें अंतरा अवकाश बहुत कम होता है, मतलब कि दो कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होगा वह कम होगा। अब यह है तंत्रिका कोशिका। तो यह एक तंत्रिका कोशिका है, ये इसका बॉडी पार्ट है। ये जो यहाँ ये इसका बॉडी पार्ट होगा। इससे यह जो शाखित पोर्शन निकला हुआ है, शाखाएं निकली है, इनको बोलते हैं डेंड्रॉइड। यह जो पूछ लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं एक्सॉन। और यह भी शाखित हो जाएगा यह होगा एक्सॉन टर्मिनल। डेंड्रॉइड क्या करती है, सिग्नल्स को तंत्रिका कोशिका में लाएगी, और ये जो एक्सॉन होगा
जो रिस्पॉन्स सिग्नल होंगे उसको इससे इससे जो संवेग होंगे उसको बाहर ले जाएगी कोशिका से, या इससे जुड़ी हुई अन्य कोशिकाओं तक ले जाएगी। यह दो कोशिका, मनुष्य की दो कोशिकाओं के यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। आगे देखेंगे, कोशिकाओं का, प्रत्येक कोशिका का जो अपना विशिष्ट आकार और अमाप होता है, या उनकी जो संरचना होती है उनके विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है। ईश्वर ने जो कोशिका बनाई है, स्पेशल उसका फीचर दिया है, तो वह उसके कार्य के अनुसार ही दिया है कि इसको यह कार्य करना, संपादित करना है, तो इसकी संरचना इस प्रकार से होना चाहिए। आगे है कि हमने प्रैक्टिकल एक किया था 2.3, उसमें हमने कपोल की आंतरिक कोशिकाएं ली थी। तो उसमें क्या था, वह पतली और चपटी होती है और कपोल की आंतरिक सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। अब तंत्रिका कोशिका को क्या न्यूरॉन भी बोला जाता है। यह हमारे शरीर में संदेश ले जाती है। इनका दीर्घीकृत आकार और शाखित संरचना इन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने और संदेशों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आगे बढ़ाने में यह सहायता करता है। कैसा आकार, इनका दीर्घित आकार, बड़ा आकार प्लस वह टेल लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या था, एक्सॉन था। इसी प्रकार पादप कोशिकाएं भी विभिन्नता प्रदर्शित करती हैं। पौधों में भी कोशिकाएं आयताकार, लंबी, अंडाकार, यहाँ तक कि नलिकाकार भी हो सकती है। अब नलिकाकार कोशिका का उदाहरण, ऐसी कोशिकाएं नलिकाकार, पिछले कक्षा में आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा होगा, वह नलिकाकार का ही उदाहरण है, जो कि जाइलम जल को जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और फ्लोएम पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाएगा। पादप कोशिकाएं लंबी नलिकाएं बनाती हैं जो पूरे पौधे में पानी पहुंचाने में सहायता करती है। अभी मैंने आपको बताया। पाचन तंत्र के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र पाचन अंगों से बना होगा, वह अंग ऊतकों से बने होंगे और ऊतक किससे बने होंगे, कोशिकाओं से बने होंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पाचन तंत्र के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। भोजन नली में, ग्रास नली में कैसी पेशी कोशिकाएं होती है, हमने पढ़ा था। वो कोशिकाएं लहरदार होती हैं, उनमें लहर उठती रहती है, मतलब उनमें संकुचन शिथिलन होता है, जिससे कि भोजन ग्रास नली से कहाँ चला जाता है, अमाशय में पहुंचता है। इस संकुचन और शिथिलन से ही भोजन में मूवमेंट होती है और वह अमाशय में पहुंच जाता है। अब यह इसमें संकुचन और शिथिलन कैसे हो पाता है, क्योंकि जो ग्रास नली में पेशी कोशिकाएं होती है वह पतली और लचीली और तर्कु होती है। ठीक है, कैसी पेशी कोशिकाएं होंगी, वह पतली और लचीली होगी और तर्कु होगी, जिससे कि उनको संकुचित और शिथिल होने में सुविधा होती है। अमाशय में भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग कार्य करती है। अमाशय की भित्ति में स्थित पेशी कोशिकाएं भोजन को मथने में सहायता करती है। अब जो अमाशय के अंदर भी भिन्न भिन्न कोशिकाएं होंगी भिन्न प्रकार की, वहां पे जो पेशी कोशिकाएं उपस्थित है वह क्या कार्य करती है, वो भोजन को मथने में सहायता करती हैं। अमाशय के आंतरिक स्तर में कुछ अन्य कोशिकाएं होती है जो पाचक रस और अम्ल भी उत्पन्न करती है, जो भोजन को विघटित करने में सहायता करती है। इसी के साथ साथ अमाशय में श्लेष्म भी होता है। तो एक श्लेष्म उत्सर्जित करने वाली कोशिकाएं भी होती है, जिससे क्या होता है कि अमाशय की आंतरिक लेयर में जो है श्लेष्म जम जाता है। ठीक है, ये श्लेष्म जम गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो भोजन का अम्लीय नेचर है, ठीक है, यहाँ पे अम्ल निकला है, तो वह अमाशय की जो आंतरिक संरचना है, ये जो आंतरिक स्तर है, यह इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि यहाँ पे श्लेष्म इसे कवर करके रखता है।
इसीलिए बोला गया है कि ईश्वर ने प्रत्येक कोशिका उसके कार्य के हिसाब से ही निर्मित करी है। सजीवों के शरीर में संगठन के स्तर क्या होते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सजीवों के शरीर में संगठन क्या स्तर पे होता है। हमने पहले भी देखा है अध्याय की शुरुआत में, कोशिका एक समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाएगी, विभिन्न ऊतक मिलकर अंग बनाएंगे और यह अंग मिलकर अंग तंत्र बनाएंगे। इस प्रकार से एक जीव का निर्माण होता है। यह एक किसी सजीव के शरीर में क्या है, संगठन के स्तर होते हैं। यहाँ पे वही संगठन के स्तर बताए हुए हैं कि एक कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका ने मिलके क्या बनाया है, ऊतक बनाए हैं। ये कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण किया है। अब यह ऊतकों ने मिलके, ऐसे और भी ऊतक मिलेंगे, तब क्या बनेगा, तब इस एक अंग का निर्माण होगा। और यह अंग मिलके क्या बनाएंगे, एक पूरा अंग तंत्र बनाएंगे। यहाँ पे यह डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, हमारे पाचन तंत्र की बात हो रही है, यह अमाशय है। और इस प्रकार से अंग तंत्र ने मिलकर एक सजीव को बनाया है। संगठन के ये स्तर हमें यह समझने में, बताने में सहायक है कि किस प्रकार से कोशिकाओं जैसे सरल निर्माण खंड, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक जटिल जीव का निर्माण कर रही है। जटिल जीवों का जीवन एक एकल कोशिका अंडे से आरंभ होता है। किसी भी जीव के अंडे में बार बार क्या होता है, विभाजन होगा और अनेक कोशिकाओं से निर्मित एक पूर्ण जीव बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। जटिल जीवों में एक जीव की शुरुआत कैसे होगी, एक अंडे से प्रारंभ होगी, फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा, फिर उन कोशिकाओं में बार बार विभाजन होगा, तो उससे एक नई कोशिका बनेगी, फिर वह कोशिकाएं, बहुत सी कोशिकाएं मिलकर एक पूर्ण जीव को बनाती है, जो हम जैव प्रक्रम के प्रजनन तंत्र में देखते हैं। ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। मानव सहित सभी जंतु एवं पौधे बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण है। अब यहाँ पे आपको बहुकोशीय और एक कोशिकीय जीव बताने की फिर से जरूरत नहीं होना चाहिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले के पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होगा, जिसमें सभी कार्य एक कोशिका के अंदर ही हो जाएगा, एक ही कोशिका है इसके अंदर। और बहुकोशिकीय जीव जिसमें जीव का स्तर होता है, संगठन स्तर होता है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाएं और अलग अलग ऊतक अंग बने होते हैं, वह होते हैं बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि मानव। आगे दिया है, एक फैक्ट बताया हुआ है कि शुतुरमुर्ग के अंडे का पीतक सबसे बड़ी ज्ञात एकल जीवित कोशिका है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह सबसे बड़ी एकल जीव कोशिका होती है। ये कैसी कोशिका होगी, एक कोशिकीय, ये सबसे बड़ी है जो हमें ज्ञात है। एक कोशिकीय। सूक्ष्म जीव क्या है, कुछ सजीव केवल एक या कुछ कोशिकाओं से बने होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे कि अध्याय की शुरुआत में सर ने हमें बताया था कि इन सूक्ष्म जीवों के अलावा, जिनको हम माइक्रोस्कोप में देख पा रहे हैं, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख पा रहे हैं, उसके अलावा भी इस प्रकृति में बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव और तत्व हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, जिन्हें सिर्फ ऋषि मुनि अपनी साधना योग अवस्था में ही देख पाते हैं। लेकिन हमारे आधुनिक विज्ञान के अनुसार ऐसे जीव जिन्हें हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, इन्हें क्या नाम दे दिया गया है, इन्हें सूक्ष्म जीव कहा गया है।
जैसे कि जीवाणु, अमीबा, ये ऐसे एक कोशिकीय जीव हैं जिन्हें हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनकी स्टडी करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर रहे हैं। ये सर्वत्र पाए जाते हैं, मतलब ये सूक्ष्म जीव जल में है, वायु में है, भूमि में है, मिट्टी में भी है और हमारे शरीर के अंदर भी है। पिछली कक्षा में अध्ययन किया होगा हमने कि हमारी पाचन तंत्र में जो छोटी आंत होती है उसके अंदर भी कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होता है जो हमें उसके अमाप को आवर्धित करके बताता है, जिससे क्या हो जाती है, कोशिका की स्टडी करना इजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वो अवर्धित फॉर्म में दिख रही है, हमें बड़े हुए रूप में दिख रही है। एक प्रयोग दिया हुआ है, तालाब का या किसी रुके हुए जल का पानी लेकर आते हैं हम। अब उस पानी को बिंदुपाती की सहायता से एक बूंद सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर डालिए। बिंदुपाती क्या होता है? हम इसको ड्रॉपर, ठीक है, ड्रॉपर की सहायता से हम उस जल की कुछ बूंदों को स्लाइड पर डालेंगे। अब हम उस पर कवर स्लिप लगाएंगे और फिर उसे सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? उस तालाब के पानी में या उस रुद्ध जल में हमें बहुत से सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। छोटी छोटी उस माइक्रोस्कोप की स्लाइड में उस कवर स्लिप के नीचे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कुछ जीव नजर आएंगे जो कि हिल रहे हैं। ये हमें कैसे दिखे? ये हमें माइक्रोस्कोप से दिखे हैं, सूक्ष्मदर्शी से नग्न आंखों से हमें नहीं दिख रहे थे। एक और प्रैक्टिकल दिया है जिसमें मृदा निलंबन का अधिक अध्ययन दिया हुआ है। इसमें क्या बताया है कि एक थोड़ी हम आसपास के उद्यान से एक नम मृदा एकत्र करते हैं। इसमें प्रिकॉशन रखिए, ग्लव्स का प्रयोग करिए या किसी फोर्सेप या किसी चम्मच की सहायता से मृदा को उठाइए। अब उस मृदा को क्या करते हैं? हम एक बीकर में रख देते हैं, ठीक है। मृदा को बीकर में रखा, उसमें हमने थोड़ा पानी डाला और उसको अच्छी तरह से मिला लिया। अब क्या होगा कि पानी ऊपर रह जाएगा थोड़े टाइम बाद और मिट्टी नीचे जम जाएगी। अब मिट्टी नीचे जम गई, पानी ऊपर रह गया, फिर एक ड्रॉपर लिया, उस ड्रॉपर से ऊपर की पानी को हमने लिया और उसे स्लाइड पे डाला और फिर कवर स्लिप लगा के हमने उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से फिर इस स्लाइड को हमने देखा। ये यहाँ पे बताया, ये बन गया उसका घोल। मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, फिर ड्रॉपर से थोड़ा सा पानी स्लाइड पर डालेंगे, कवर स्लिप लगाएंगे, फिर इसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। क्या दिखेगा हमें? हमें इस पानी में भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव, गतिशील जीव नजर आएंगे जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे थे, और इन्हें क्या नाम दिया गया? इन्हें सूक्ष्म जीव कहा गया है। आगे देखेंगे, एक और प्रयोग दिया है जिसके लिए फिर एक तालिका बनाई गई है। इसमें क्या किया गया है? विद्यार्थियों ने तालाब के जल का अवलोकन किया है, ठीक है। जल वहां से लेकर आए तालाब का और उसमें सूक्ष्म जीवों की पहचान करी है कि उसमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव दिख रहे हैं। जल लेकर आएंगे तालाब का और उसकी फिर स्लाइड तैयार करेंगे जैसे अभी हमने इस प्रयोग में देखा था। फिर उसको सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करेंगे तो हमें तालाब के जल में कौन से जीव दिखे? अमीबा। ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा यह सामान्यतः अमीबा मिलता है जो कि एक प्रोटोजोआ होता है। ये कैसा होगा? ये एकल कोशी, मतलब एक कोशिकीय, गतिशील एवं अनियमित आकार का ये होगा। अगला क्या मिला है? पैरामीशियम। ये भी एक प्रोटोजोआ हुआ। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये पैरामीशियम है। इसमें छोटे छोटे, आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे ठीक से आप, ये छोटे छोटे जो इसमें निकले हुए दिख रहे हैं ना रोम, ये फ्लैजिला होते हैं जो इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं।
जो इसको गति प्रदान करते हैं। ये कैसा होगा? ये भी एक कोशिकीय होगा जो विशेषीकृत संरचनाओं की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। शैवाल, जिसे काई होती है ना, ग्रीन कलर की काई, जहाँ पे पानी वाली जगह बहुत ऐसी होती है, वहां जम जाती है, शैवाल बोला जाता है उसे। ये भी एक कोशिकीय होते हैं और इसमें हरित वर्णक की उपस्थिति रहती है। हरित हमको हरे हरे कलर के दिखाई देते हैं ना, तो हरित वर्णक उसमें पाया जाता है। अगला देखेंगे शैवाल के बाद क्या है। और अब ये तो जल का हो गया। अब मृदा का सैंपल भी लेकर आए थे और उसकी स्टडी करी है, तो क्या पाया मृदा में? कवक। ठीक है, ये कवक का स्ट्रक्चर है। ये कैसे होते हैं? ये पर्णहरित होते हैं। इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाएगा, तंतु जैसी रचनाएं ये होती है। दूसरा क्या हो गया? फफूंद। हम देखते हैं ना, फफूंद लग जाती है, बोलते हैं इसमें फफूंद आ गई या फंगस आ गया, सफेद सफेद कलर की एक लेयर जम जाती है। यह पर्णहरित होते हैं, सॉरी, पर्णहरितहीन होते हैं और शाखित तंतु जिनमें ब्रश जैसी स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इसमें कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? कि नॉर्मल फंगस है जो कि वाइट कलर की हमें दिखाई देती है। ये इसमें एक ब्रश टाइप स्ट्रक्चर होता है और इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है शैवाल। शैवाल भी ये ग्रीन कलर के दिखते होंगे। हम नॉर्मली जब देखते हैं तो शैवाल में हमें ग्रीन कलर दिखाई देता है, तो यह इसमें पर्णहरित प्रेजेंट रहता है। उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ये गोलाकार होते हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे हमको, ये गोलाकार हैं और इसमें क्या पाया जा रहा है? पर्णहरित इसमें पाया जाता है। अगला है जीवाणु। जीवाणु गोलाकार भी हो सकते हैं, सर्पिल भी हो सकते हैं, छड़ाकार भी हो सकते हैं और कॉमा लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकती है। कोशिका के चारों ओर छोटे बाल जैसे अनेक उभार होते हैं इसमें। उनका उसके द्वारा भी इसमें क्या होता है? ये मूवमेंट में हेल्प करता है। फफूंद, शैवाल और जीवाणु, यह मृदा के सैंपल में था। जो मिट्टी का सैंपल लाए थे और जिससे फिर स्लाइड रेडी करी थी, उसमें यह पाए गए थे। यह सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं, लेकिन हम इन्हें सिर्फ सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही इन्हें देख सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से हम सूक्ष्म जीवों का आकार कितना बढ़ा सकते हैं? 100 से 400 गुना बढ़ सकता है। आगे देखेंगे, एक फैक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे विषाणु मतलब वायरस। यह भी माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से ही दिखते हैं हमें। यह अकोशिकीय होते हैं। और विषाणु का क्या कैरेक्टर होता है? कि वह किसी दूसरी जीवित कोशिका में प्रवेश करते हैं और वहां पे वह मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वहां पे वह बढ़ते हैं नंबर्स में। विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर गुणन करने लग जाते हैं, वहां पे वह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश करते हैं और गुणन करते हैं। वे पौधे, जंतुओं अथवा जीवाणुविक कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं एवं रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ये यहाँ पे विषाणु का एक पिक्चर दिया हुआ है। सूक्ष्म जीव हमें कैसे प्रभावित कर सकते हैं? सूक्ष्म जीव कभी कभी हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, लेकिन वह मोस्टली हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कई रोगों के कारण होते हैं, पर उनकी उपस्थिति भी हमारे जीवन में आवश्यक होती है। हमने कभी देखा होगा कि नींबू, टमाटर, संतरा या किसी अन्य खाद्य पदार्थों को अगर कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दिया जाए, मतलब उनको कुछ नहीं किया जाए, ऐसे ही रखा कुछ समय से, मतलब कुछ दिनों से है, तो हम उस पे क्या देखेंगे कि एक पाउडर जैसा पदार्थ व्हाइट व्हाइट या ग्रे ग्रे कलर का वहां पे दिखने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों से संक्रमित हो गए हैं।
अब ये सूक्ष्म जीव कहाँ से आ गए? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं, जल में भी है, मृदा में भी है और ये वायु में भी है। यहाँ तक कि ये कुछ खाद्य पदार्थों में भी होते हैं। यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट पाउडर की बात कर रहे हैं वह बताया है, एक फल को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए तो उसमें ऐसे सफेद सफेद या ग्रे ग्रे कलर का हमें कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देने लगेगा। छोटे उसमें देखिए ज्यादा साफ दिखेगा ये। हाँ, तो ये किस कारण हुआ? ये वहां पर सूक्ष्म जीव की वृद्धि के कारण हुआ है। आगे देखेंगे, आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पत्तियों, तनों, जड़ों और किसी भाग की सतह पर इन्हें देख सकते हैं। ये वहां पे भी प्रेजेंट रहते हैं, पत्तियों पे, जड़ों पे, तने पे। अगर हम पत्ती को उठा के हम सूक्ष्मदर्शी में हमने लगा के देखा तो हमें कुछ न कुछ जीवित संरचनाएं उसमें नजर आ जाएगी। सूक्ष्म जीवों में भी विविधता पाई जाती है। कुछ चरम जलवायु परिस्थितियों में, जैसे गर्म पानी में भी रह लेते हैं, बर्फीले ठंडे क्षेत्रों में भी रह लेते हैं और साथ ही साथ साधारण औसत तापमान पे भी रह लेते हैं। और इनमें से कुछ जीव तो सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहने के लिए ही उनका डिजाइन, उनका वो बने हुए होते हैं। जैसे कि हमारी आंत में अभी हमने बात करी थी कि हमारी आंत में भी जीवाणु होते हैं और वह पाचन में सहायता करते हैं। जो जीवाणु बाहर से शरीर में चले गए वह नहीं, हमारी आंत में ही अंदर जीवाणु होते हैं जो कि पाचन में सहायता करते हैं। पौधों और जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीव भी आकार, अमाप और संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हमने अभी बात करी कि कोशिकाओं की संरचना अलग अलग है, ईश्वर ने उन्हें उनके कार्य के हिसाब से अलग अलग बनाया है। इसी प्रकार सूक्ष्म जीव भी आकार और अमाप में अलग अलग होते हैं। कुछ गोलाकार होंगे, कुछ छड़ाकार होंगे, कुछ अनियमित होंगे। सूक्ष्म जीवों की विविधता हमारे दैनिक जीवन में क्या भूमिका निभाती है? जैसे हमने बात करी कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए जरूरी होते हैं, कुछ जीव सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं। तो यह हमारे पर्यावरण में क्या भूमिका निभाते हैं, अब हम इसकी स्टडी करेंगे, एक प्रैक्टिकल करेंगे। उसमें एक खाली पात्र लेते हैं, उसमें उद्यान की मृदा मृदा भर देते हैं उसमें। अब इसमें क्या करेंगे, हम हमारे घर में जो रोज फलों या सब्जियों के छिलके निकलते हैं या कटी हुई सब्जियां जो बची खराब निकलती है, हम उसमें वह डाल देंगे। उसके बाद हम उस पर मृदा की एक और लेयर डाल देंगे। अब उसे हम रख देते हैं, ठीक है। फिर हम कुछ दिनों के बाद उसे क्या देखेंगे कि छिलके और फल, जो भी छिलके हमने उसमें डाले थे, चाहे फल के हो कि सब्जियों के हो, उनमें गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तन हो गया है। यह एक प्रकार की खाद बन गई है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती है। परंतु फलों और सब्जियों के छिलके खाद में कैसे परिवर्तित हो गए? हमने तो कुछ नहीं किया, ये अपने आप कैसे परिवर्तित हो गए? ये यहाँ पे जिस प्रैक्टिकल के बारे में बात की जा रही है उसका डायग्राम फोटो दिया हुआ है। खाद बनाना या पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। ये इसमें मिट्टी है, नीचे यहाँ पे मिट्टी है, पूरी इतनी मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी। अब ये जो हमारे घर की बची हुई, कटी हुई, छीली हुई सब्जियों और फ्रूट के छिलके हैं वो इसमें डाल दीजिए, या जो गार्डन की पत्तियां निकलते हैं वो भी इसमें डाल दीजिए। तो यह कुछ समय पश्चात क्या हो जाएंगे, ये इनमें परिवर्तन आ जाएगा, ये एक प्रकार की खाद बन जाएंगे। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे मिट्टी डाल रखी है, तो मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। जो कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कवक और जीवाणु पादप अपशिष्ट पर क्रिया करते हैं एवं धीरे धीरे उससे सरल पोषक तत्वों से भरपूर एक खाद में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपघटन हो रहा है, जो कि क्रिया करके उन सूक्ष्म जीवों ने उसे सरल पोषक तत्वों में परिवर्तित कर दिया है। अब ये खाद तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, यूजफुल है,
हम इस खाद का प्रयोग हमारे पौधों फसलों में कर सकते हैं। हमारी वैज्ञानिक परंपरा, यहाँ देखिए बुक में भी बताया जा रहा है बार बार हमारी वैज्ञानिक परंपरा, मतलब कि हमारे जो भारतीय ग्रंथों में दी हुई है। हमारी वैज्ञानिक परंपरा से तात्पर्य है हमारे जो भारतीय ग्रंथों में दी हुई है। इसीलिए ग्रंथों का अध्ययन भी साथ साथ बहुत जरूरी है। वेदों में, हमारे वेदों में क्रमि शब्द का उल्लेख मिलता है। ये सब तो हमने अभी स्टडी किया है कि सूक्ष्म जीव होंगे, क्रमि होंगे जो अपघटन करेंगे, फिर उससे खाद बन जाएगी, या जल में, वायु में, मृदा में सूक्ष्म जीव रहते हैं। लेकिन इतने पुराने, बहुत पहले वर्षों में लिखे हुए वेदों में भी क्रमि शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ क्या है? विभिन्न सूक्ष्म जीव है। इनमें दृश्य और अदृश्य दोनों सम्मिलित है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में उनके लाभकारी और हानिकारक प्रभावों का उल्लेख भी हमें मिलता है। विभिन्न ग्रंथ, एक जिसमें से होगा अथर्ववेद, जिसमें क्रमि का उल्लेख मिला है और साथ ही साथ उसके लाभकारी और हानिकारक होने का उल्लेख किया गया है। आगे हम देखेंगे कि यदि हमारे आसपास हम कुछ ध्यान से अवलोकन करें तो हमको क्या दिखेगा? अपक्षयित होते पौधे और पात्रों में भंडारित अथवा उद्यान में गिरी पत्तियां दिखाई दे सकती हैं। अपक्षयित होती हुई, डीकम्पोज होती हुई, कुछ समय पश्चात विघटित होकर वह क्या हो जाएंगी? लुप्त हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूक्ष्म जीव गिरी हुई पत्तियों के जटिल पदार्थों को पोषकों से समृद्ध अपेक्षाकृत सरल पदार्थों में परिवर्तित कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव, ये जो पादपों के अवशिष्ट गिरे हैं, जो पत्तियां गिरी हुई है, उनके जटिल पदार्थों को अपेक्षाकृत सरल पोषक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विघटन कहलाती है। ये पोषक तत्व मिट्टी में वापस चले जाते हैं। अगर मिट्टी में ही वो पत्तियां सड़ रही है और सूक्ष्म जीव ने वहां पे उनको विघटित कर दिया है, तो पोषक तत्व वापस से मिट्टी में चले गए। अगर हमने किसी पात्र में यह करा है तो वहां पर वो खाद तैयार हो जाएगी, जिसका प्रयोग हम पौधों फसलों में कर सकते हैं, पौधों के उत्तम विकास में सहायक होगा। सूक्ष्म जीव मृत जंतुओं के शरीर को भी विघटित करते हैं। अतः सूक्ष्म जीव अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को प्रकृति को वापस लौटाने में सहायता करते हैं। सूक्ष्म जीव ने क्या किया? एक तो अपशिष्टों को पुनर्चक्रित कर रहे हैं, जैसे पत्तियों को, फल और सब्जियों के छिलकों को, और साथ ही साथ पोषक तत्वों को प्रकृति में वापस पहुंचा रहे हैं। जो पुनर्चक्रित कर रहे हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं कि पोषक तत्वों को प्रकृति को वापस लौटाने में सहायता कर रहे हैं। खाद का निर्माण इष्टतम तापमान और उचित नमी के स्तर पर होता है। खाद बनाने के लिए एक स्पेशल पर्टिकुलर हमको तापमान और नमी की जरूरत होगी। अब हम समझ गए हैं कि जीवाणु और कुछ कवक सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रोग भी करते हैं और विघटन जैसी प्रक्रिया से पोषक तत्वों को ये वापस प्रकृति में भी पहुंचाते हैं। सूक्ष्म जीव न केवल पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं, अपितु अपशिष्टों को विघटित करके हमारे पर्यावरण को क्या रखते हैं? स्वच्छ भी रखते हैं। मान लीजिए कोई जंतु अगर मृत हो गया है जंगल में मान लीजिए, तो वहां पे सूक्ष्म जीव ही उसको विघटित करके पर्यावरण की स्वच्छता को बनाए रखेंगे। आगे दिया हुआ है बायोगैस के स्रोत के रूप में सूक्ष्म जीव। जीवाणु और कवक जैसे कई सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन रहित वातावरण में निवास करते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु और कवक और इनके अलावा भी कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, वह उस जगह पर निवास करते हैं। इनमें से कुछ जीवाणु में पर्यावरण या घरेलू अपशिष्ट, जल में उपस्थित पादप और जंतु अपशिष्ट को विघटित करने की क्षमता होती है। कुछ जीवाणु ऐसे जो ऑक्सीजन रहित वातावरण में रहते हैं, उन जीवाणुओं में क्या क्षमता पाई जाती है? पादप और जंतु अपशिष्ट
या घरेलू अपशिष्ट को विघटित करने की क्षमता पाई जाती है। इस प्रक्रिया के समय वे गैसों के ऐसे मिश्रण को निर्मुक्त करते हैं जिसे बायोगैस कहते हैं। जब ये इन अपशिष्टों को ये जीवाणु विघटित करते हैं तो ऐसी गैसों को वे निर्मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उन गैसों को क्या बोला जाता है? बायोगैस बोला जाता है। बायोगैस का प्रयोग हम लोग खाना पकाने में, तापन में, बिजली उत्पादन में करते हैं। छोटे छोटे से संयंत्र लगे होते हैं घर में, जहाँ बायोगैस जनरली सबसे ज्यादा वहाँ देखा गया है बायोगैस का सिस्टम, जहाँ पे गाय और भैंसों का गोबर रहता है। उसके द्वारा उसको विघटित करके गैस बनाई जाती है, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं खाना पकाने में, तापन में और बिजली उत्पादन में भी कर सकते हैं। इसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन नाम की एक गैस भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से मिलकर बायोगैस बनती है। आगे देखेंगे वैज्ञानिक परिचय। एक वैज्ञानिक का यहाँ पे परिचय दिया हुआ है जो कि है आनंद मोहन चक्रवर्ती। इन्होंने क्या पता लगाया? इन्होंने जीवाणुओं का अध्ययन किया और पता लगाया कि तेल रिसाव को विघटित करने वाला एक विशेष जीवाणु के बारे में अध्ययन किया उन्होंने। इससे क्या मदद मिली? पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता कर सकता था। उन्होंने अपनी खोज के लिए पेटेंट भी करवाया था। पेटेंट से क्या मतलब होता है? हमने जो हमारी खोज की है, जो आविष्कार किया है, उसका अब हमारे पास कॉपीराइट है। कोई और व्यक्ति हमने जो खोज की है, जो शोध किया है, उसका ना तो उपयोग हमारी परमिशन के बिना ना उसका उपयोग कर सकता है, ना उसकी बिक्री कर सकता है। इन्होंने बताया कि प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आनंद मोहन चक्रवर्ती। आगे है सूक्ष्म जीव और भोजन। कुछ सूक्ष्म जीवों का प्रयोग भोजन निर्माण में भी किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे दूध से दही बनना। दूध से दही सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया के द्वारा ही बनता है। यहाँ एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसमें दो बाउल लिए हुए हैं, कटोरा लिया हुआ है, एक दोनों में आटा लिया। अब कटोरे के अंदर, आटे के अंदर हमने इसमें थोड़ी चीनी डाली और चूर्णित खमीर डाला है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यीस्ट पाउडर भी बोलते हैं। चूर्णित खमीर डाला गया है उससे, और कटोरे के अंदर हमने खमीर, इसमें खमीर नहीं डाला हुआ है। ठीक है। अब इन दोनों में खमीर डाल दिया और अब इसमें जो आटा है उसको एक थोड़ा हम गुनगुने पानी से गूंथ लेंगे, नरम तैयार कर लेंगे हम। अब क्या करेंगे? इसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा गर्म स्थान पर या गीले कपड़े से ढककर छोड़ देंगे। फिर हम क्या देखेंगे? इन दोनों आटे में हम क्या परिवर्तन देखेंगे कि जो कटोरे ख में आटा है वह वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो कटोरे क में आटा है वह थोड़ा फूल जाएगा और उसमें से कुछ एक अलग सी गंध भी आती है। इसका कारण क्या है कि हमने कटोरे के अंदर ये जो यीस्ट मिलाया था, पाउडर यीस्ट मिलाया था, या चूर्णित खमीर जिसको बोलते हैं, वह मिलाया था। यह एक सूक्ष्म जीव है। खमीर एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है और इन सूक्ष्म जीवों के उस वर्ग का सदस्य है जिसे हम क्या बोलते हैं? कवक कहा जाता है। खमीर, हमने आटे को गर्म पानी में लगाया तो खमीर की क्या क्वालिटी होती है कि वह हल्की सी गर्म परिस्थितियों में बहुत अच्छे से वृद्धि करता है। और अन्य जीवों की भांति खमीर, ये जो कवक फैमिली से बिलोंग करता है, यह भी श्वसन करेगा और भोजन को विघटित करके अपनी वृद्धि करेगा और ऊर्जा निर्मुक्त करता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, जिससे बुलबुले बनते हैं। अब ये आटा इसी वजह से फूलता है क्योंकि वहाँ खमीर
में श्वसन की क्रिया हुई तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी और जिससे कि आटे में बुलबुले बने। अब आटा फूला हुआ और नरम हो जाता है। साथ ही साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ और क्या बनेगा, एक और प्रोडक्ट, थोड़ा अल्कोहल भी बनता है। जो हम खमीर वाले आटे में हल्की सी एक स्पेशल अलग टाइप की गंध देख सुनते हैं या महसूस करते हैं, वह किसके कारण होती है, वह अल्कोहल के कारण होती है, क्योंकि इसमें साथ साथ अल्कोहल भी उत्पन्न होता है। खमीर के इसी गुणों का प्रयोग हम क्या करते हैं, ब्रेड बनाने में करते हैं, केक बनाने में करते हैं। खमीर के अतिरिक्त कुछ अन्य जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस इडली और डोसा बनाने के लिए घोल और भटूरे बनाने के लिए गूंदे हुए आटे के किण्वन में सहायता करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया होती है जिससे कि हम एक भोज्य पदार्थ से या कहें कि एक भोज्य पदार्थ में किण्वन करा के दूसरे प्रकार का भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं, जिसे बोला जाता है फर्मेंटेशन। इस किण्वन को और क्या बोला जाएगा, फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। से ब्रेड तैयार हो रहा है, जैसे आटे से ब्रेड किण्वन की प्रोसेस के द्वारा ब्रेड तैयार होगी। आगे देखते हैं, एक और प्रयोग दिया हुआ है जिसमें दो कटोरे हमने लिए हैं, क और ख। एक में गुनगुना दूध लेंगे और कटोरे ख में ठंडा दूध लेंगे। अब दोनों में हमने एक एक चम्मच दही डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से मिला दिया है। अब दोनों कटोरों को हम क्या करते हैं, ढक देते हैं। दोनों में दही लिया है, दोनों को मिला दिया है, लेकिन कटोरे क में हल्का सा गुनगुना दूध है और ख में ठंडा दूध है। अब ख वाले कटोरे को हम रखेंगे, फ्रिज में रख देंगे ठंडी जगह पे, और क वाले कटोरे को हम थोड़ी जो गर्म जगह होगी वहां पे रखेंगे। इसे कुछ घंटों या पूरी रात के लिए रख देते हैं। कांच के कटोरों में रखे दूध में होने वाले परिवर्तन का आप अवलोकन करिए। तो हम क्या पाएंगे कि जो कटोरे क में दूध रखा था वह अब हल्का सा उसमें से खट्टी गंध आ रही है, उसमें अब दही बन गया है, वह किण्वित हो गया है। लेकिन ख वाला जो कटोरा था उसमें वह हल्का सा खट्टा तो हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से दही नहीं जमा है, क्योंकि जो जीवाणु दूध से दही में परिवर्तित करते हैं जिसमें से एक होता है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, दूध में उपस्थित शर्करा जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा होगी, लैक्टोज। उसको ये भोजन के रूप में प्रयोग करता है लैक्टोबैसिलस। लेकिन यह इसे कैसा वृद्धि करने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, इसे हल्का सा गर्म वातावरण चाहिए, क्योंकि ख कटोरे को हमने फ्रिज में रख दिया तो उसे गर्म वातावरण नहीं मिला। अब वहां पे उसकी वृद्धि नहीं हो पाई और दही नहीं जमा। लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही बनाने का कार्य करते हैं, वे सूक्ष्म जीवाणु अल्कोहल नहीं बनाते हैं। जैसे कि खमीर में क्या बना, अल्कोहल नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। उसके कारण जो एक खट्टी खट्टी सी स्मेल आती है ना दही में से, वह लैक्टिक एसिड के कारण आती है। यहाँ पे एक पौधा दिया हुआ है लोबिया के पौधे की, ठीक है। इस पौधे की जड़ें यहाँ पे हमको दिख रही है और साथ में हमको यहाँ पे छोटी छोटी गांठें नजर आ रही है लोबिया के पौधे में। यह ग्रंथिल कोशिकाएं होती है जिसमें क्या होता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहेगा। इस बैक्टीरिया का क्या काम है, बैक्टीरिया यही ज्यादा ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। बैक्टीरिया का काम होता है
वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित करना। ठीक है, अब नाइट्रोजन किसी भी पौधे में एक पोषक तत्व की तरह कार्य करता है। उसकी वृद्धि अच्छे से होगी, उसमें फल अच्छे से आते हैं। आगे क्या दिया हुआ है इसमें कि सूक्ष्म जीवों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु और कुछ शैवाल। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम कुछ फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा। ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ग्रंथिकाएं कहा जाता है। कुछ फलीदार पौधे जैसे कि सेम, मटर, मसूर की जड़ों में मूल ग्रंथिकाएं होती है, जिनमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। किसे अवशोषित करते हैं? ये नाइट्रोजन को कर लेते हैं, हमने अभी बात करी, और उसे पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इससे पौधे को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उत्कृष्ट रूप से वृद्धि करने वाले सहायक तत्व इसी से मिल जाते हैं। इसीलिए जनरली देखा गया है कि किसान अन्य फसलों के साथ साथ यह जो ग्रंथिका वाले पौधे होते हैं, फसलें होते हैं, फलीदार जिनको बोला जाता है, वह चक्रण के रूप में फसलों के साथ साथ उगाते हैं, ताकि क्या होगा, उस फलीदार फसलों की में जड़ों में जो ग्रंथिकाएं हैं वे वहां पे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वह नाइट्रोजन को अवशोषित करेगा, जिससे भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। अगला है अद्भुत सूक्ष्म शैवाल। शैवाल जल में उपस्थित सूक्ष्म सहायक होते हैं। ठीक है, जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है उसमें से बहुत सा पोर्शन शैवाल के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पे नाम दिया गया है कि अद्भुत सूक्ष्म शैवाल। सूक्ष्म शैवाल सूक्ष्मदर्शी पौधे जैसे जीव होते हैं, जो जल, मृदा, वायु और यहाँ तक कि वृक्षों पर भी रहते हैं। ये सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमने अभी थोड़े टाइम पहले अभी इसी अध्याय में एक चार्ट का अध्ययन किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें मृदा से सैंपल लिए गए थे। मृदा के सैंपल लेके फिर उसका माइक्रोस्कोप में स्टडी करी थी हमने। ठीक है, तो वहां पे हमने एक मिट्टी में हमको एक और क्या मिला था, शैवाल भी मिले थे। उसमें क्या बताया था कि इसमें पर्णहरित प्रेजेंट है, ये ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, मतलब क्या, पर्णहरित प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होगा कि वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। ऐसा करते समय यह ऑक्सीजन भी निर्मुक्त करते हैं एवं पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का ये आधे से अधिक भाग उत्पन्न करते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई जलीय जीवों के लिए भोजन का कार्य भी करते हैं। अब इन्होंने क्या करा, एक तो ऑक्सीजन भी बनाई, वातावरण में छोड़ी ऑक्सीजन, दूसरा यह बहुत पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, तो यह अन्य जलीय जंतुओं के लिए भी क्या कार्य कर रहे हैं, भोजन का काम कर रहे हैं। भी साधारण भोजन नहीं, पौष्टिक भोजन का कार्य कर रहे हैं। कुछ सूक्ष्म शैवाल जैसे कि स्पाइरुलाइना, क्लोरेला और डाइटम्स, यह मनुष्यों के द्वारा स्वास्थ्य पूरक तथा दवाओं के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। अभी हमने बात करी कि ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसमें से कुछ हैं जैसे कि स्पाइरुलाइना और क्लोरेला और डाइटम, ये मनुष्यों के द्वारा भी दवाई के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सूक्ष्म शैवाल जल को स्वच्छ करने में भी सहायता करते हैं एवं जैव ईंधन बनाने के लिए भी उपयोगी है। बहुत सारी चीजें हो गई, इसीलिए नाम दिया अद्भुत सूक्ष्म शैवाल। सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, उससे ये ऑक्सीजन निर्मित कर रहे हैं। ठीक है, और ये पोषक तत्वों से पूर्ण है, तो ये क्या कर रहे हैं, भोजन भी बना रहे हैं, भोजन का कार्य भी कर रहे हैं। ये अन्य जलीय जंतुओं के लिए भोजन का कार्य भी कर रहे हैं। और कुछ सूक्ष्म शैवाल मनुष्य की दवाओं के रूप में भी कार्य आ रहे हैं। और
सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे इसका बेनिफिट हमें मिल गया कि ये जैव ईंधन भी बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और शैवालों के पर्यावासों के नष्ट होने से सूक्ष्म शैवालों की संख्या कम हो रही है, विविधता कम हो रही है। तो पर्यावरण की रक्षा और पृथ्वी पर ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखने के लिए इन सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। इन सूक्ष्म जीवों का संरक्षण कैसे करेंगे? जो उनको अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमको प्रदूषण पे नियंत्रण रखना है, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण पे नियंत्रण करेंगे तो अपने आप जलवायु परिवर्तन भी सही हो जाएगा, और पर्यावासों के उनके पर्यावासों का भी ध्यान रखना है। 90% चीजें हम प्रदूषण को कम करके कंट्रोल में कर सकते, चाहे वह हमारा रोग क्यों नहीं हो। एक फैक्ट दिया है यहाँ पे, अभी हमने बात करी शैवाल स्पाइरुलाइना की। इसे स्पाइरुलाइना शैवाल को सुपर फूड कहा जाता है। क्या बोला है इसे? सुपर फूड। हमने बात करी कि बहुत सारे शैवाल ऐसे होते हैं जो बहुत पोषक तत्वों से पूर्ण होते हैं। कुछ तो जलीय जंतु यूज करते हैं भोजन करने में, और कुछ का मनुष्यों के द्वारा दवाई बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अब उसमें से स्पाइरुलाइना क्या है? एक सुपर फूड कहलाया है। इसमें विटामिन B12 का भी एक ये अच्छा स्रोत होता है। ये शरीर जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है B12, इसमें अल्प मात्रा में वसा और शर्करा तथा प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। स्पाइरुलाइना में क्या क्या पाया गया? एक तो B12 मिल गया, ठीक है, फिर इसमें थोड़ी मात्रा में वसा मिली, थोड़ी शर्करा भी मिली, और ज्यादा मात्रा में क्या मिला है? प्रोटीन मिला है। वर्तमान में स्पाइरुलाइना की खेती आजीविका का एक व्यवहार्य अवसर बनती जा रही है। लोग, क्योंकि स्पाइरुलाइना इतने यूज में आ रहा है दवाइयाँ बनाने में और एक सुपर फूड के रूप में, तो इसकी खेती करने लग गए। अब खेती जमीन में नहीं हो रही है, पानी में हो रही है। जैसे कि इस क्रियाकलाप में दिया है, एक स्वच्छ कांच की टंकी ले, उसे डायरेक्ट उसके ऊपर सनलाइट ना पड़े, ठीक है, या तो धूप में रख रहे हैं तो हम उसे जालीदार या छायादार किसी ढक्कन से ढक के रख देंगे। और तापमान भी हमको इसके अंदर कैसा चाहिए? यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? मध्यम होना चाहिए। अब क्या करेंगे? इस टंकी के अंदर हम एक तालाब का पानी लाके डालेंगे, और साथ ही साथ वहां से हम स्पाइरुलाइना को भी टंकी में डालेंगे। अब इसमें डाल के छोड़ दिया। अब सप्ताह में 1-2 बार इस पानी को अपन को हिलाना है, ठीक है, ताकि अंदर सारी जो भी पोषक तत्व हैं वो रोटेट होते रहें। फिर 3 से 6 सप्ताह के पश्चात स्पाइरुलाइना को एक महीन कपड़े से छानकर टैंक से निकाला जा सकता है। यह एक तरीका बताया है जहाँ पे जिस तरह से स्पाइरुलाइना को हम संरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं। अब कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों माना गया है? हमने बहुत इस अध्याय में भी देखा और पहले भी पढ़ा है कि कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। सभी सजीवों का शरीर छोटे छोटे खंडों से बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। एक कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं जो कोशिका को विभिन्न कार्य करने में सहायता करते हैं। सभी पौधों एवं जंतुओं के शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जंतु और पौधे, हमने पढ़ा ये कि जंतु और पौधे जो बनते हैं उनका निर्माण बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर होगा, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाएगा? बहुकोशिकीय जीव। और यहाँ पे प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाएं रहती हैं, परंतु उत्तरजीविता की संभावना बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ कैसे रहती हैं? सहयोग से कार्य करती हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और प्रोटोजोआ केवल एक कोशिका से बने होते हैं। कैसे होते हैं? जीवाणु, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनकी एक ही कोशिका के अंदर इसमें सारी प्रक्रियाएं, आवश्यक कार्य
संपन्न होते हैं। अन्य सूक्ष्मजीव जैसे शैवाल और कवक, कुछ सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु की तो हमने बात करी, वो एक कोशिकीय होंगे, लेकिन कुछ और सूक्ष्मजीव जैसे कि शैवाल और कवक, इसमें क्या होगा, ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यीस्ट, ये यीस्ट क्या है, एक कवक है, लेकिन ये किस प्रकार का कवक है, यह है एक कोशिकीय कवक है। जबकि फफूंदी, ये भी कवक से ही बिलोंग करती है, पर ये कैसा कवक है, यह एक बहुकोशिकीय कवक है। यीस्ट भी कवक है और यह फफूंदी भी कवक है, लेकिन यीस्ट एक कोशिकीय है और फफूंदी बहुकोशिकीय है। तो जीवाणु तो सभी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन शैवाल और कवक में ऐसी विशेषताएं पाई जाती है कि इसमें कुछ सूक्ष्म जीव तो इसके एक कोशिकीय होंगे और कुछ बहुकोशिकीय होंगे। जंतु और पादप कोशिकाओं की भांति सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं भी एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। इसमें भी सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं की में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन कवक में क्या स्पेशलिटी पाई जाएगी कि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांट की तरह, पादप कोशिका की तरह, पादप कोशिका की तरह कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये एक डायग्राम यहाँ पे बताया हुआ है जो कि जीवाणु का है। एक जीवाणु का डायग्राम है, यह पूरा जीवाणु है और उसके अंदर यह केंद्रकाभ है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल है, यहाँ पे मटेरियल है। जीवाणु में क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, तो इसका केंद्रकाभ ऐसा फैला हुआ पर संगठित रूप से रहता है। ठीक है, अब कवक के अंदर क्या हुआ, शैवाल में हमने क्या देखा था कि उसमें हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, शैवाल में क्या पाया गया, हरित लवक। अब कवक का क्या होगा, कवक में भी हो सकता है पादप कोशिका की तरह इसमें क्या तो मिल रही है, कोशिका भित्ति तो है, तो क्या इसके अंदर हरित लवक भी पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति प्रेजेंट। ठीक है, ये प्लस और एंटी मतलब कि प्रेजेंट, लेकिन इसके अंदर कोशिका भित्ति तो है लेकिन इसमें हरित लवक नहीं होता है, मतलब कि यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वहीं शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी कि जीवाणुओं में एक सुस्पष्ट केंद्रक या केंद्र की झिल्ली नहीं होती है, उसके स्थान पर उसमें एक केंद्रकाभ होता है। यह विशेषता उन्हें खमीर, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, पौधे और जंतुओं की कोशिका से अलग करती है। सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाएगा, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाएगा, परंतु उसमें केंद्रकाभ पाया जाएगा, जो जहां पे उसका जेनेटिक मटेरियल रहता है। यहाँ पे हमने कुछ मूलभूत कोशिकाओं संरचना पर ही विचार किया है, पर कोशिकाओं में और भी स्ट्रक्चर होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्हें आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कोशिका को लगभग 10 लाख गुना आवर्तित कर सकता है। कितनी आवर्धन क्षमता, बहुत आवर्धन क्षमता है। हम किसी माइन्यूट नैनोमीटर वाले स्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसमें प्रकाश का सोर्स क्या होता है, लाइट का सोर्स, इसमें सूर्य प्रकाश नहीं होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रेस यूज की जाती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में, और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में
प्रकाश यूज किया जाता है। अब हमें यह ज्ञात हो गया है कि सूक्ष्म जीवों सहित सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। इन कोशिकाओं का आकार, अमाप, संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। साथ ही इन कोशिकाओं के कार्य भी भिन्न होते हैं। पादप और जंतु कोशिकाएं भिन्नता होती है। साथ ही हमने इस अध्याय में सूक्ष्म जीवों के विषय में भी अध्ययन किया। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं जो रोगों का कारण बनते हैं। अगले अध्याय में हम सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न कुछ रोगों के बारे में जानेंगे। अगला अध्याय हमारा शायद स्वास्थ्य है। कुछ जो अभी अध्याय पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सूक्ष्म जीव छोटे आकार के जीव होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीव सभी प्रकार के वातावरणों में, यहाँ तक कि पौधों एवं जंतुओं के शरीर में भी रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकी भी हो सकते हैं और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। जैसे कि जीवाणु, प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय है। कवक एक कोशिकी भी हो सकता है और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। लेकिन पादप और जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। एक कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं जो जीवों को उनके कार्य संपन्न करने एवं जीवित रहने में सहायता करते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। एक सामान्य कोशिका एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है जो कोशिका द्रव्य से भरी होती है। सभी कोशिकाओं में क्या कॉमन है? एक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक। पादप, कवक और जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर क्या पाया जाता है? हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाया जाएगा? कोशिका भित्ति पाई जाएगी। जीवाणु के अंदर एक सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। वहां पे क्या होगा? केंद्रक पाया जाता है जीवाणु में। कोशिकाएं आकार और अमाप में भिन्न होती है। उनका आकार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य से संबंधित होता है। जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव है। विषाणु भी आकार में छोटे होते हैं, परंतु वे सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपोषी जीव के भीतर ही प्रजनन करते हैं। किसी अन्य जीवित कोशिका में जाकर ही, जीव में जाके ही वहां पे ही ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे या ये वहां पर ही प्रजनन करेंगे और रोग का कारण होते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक भी हो सकते हैं। हानिकारक कैसे? कुछ रोगों का कारण हो सकते हैं। लाभदायक विघटन क्रिया में, हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ भोज्य पदार्थ बना रहे हैं, जैसे कि हमने अभी देखा यीस्ट। सूक्ष्म जीव पौधे एवं जंतुओं के अपशिष्ट को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मटर, सेम, मसूर जैसी फलियों की मूल ग्रंथिकाओं में भी पाए जाते हैं, जैसे कि राइजोबियम। वह वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। यीस्ट, खमीर एक प्रकार का कवक है जिसका उपयोग ब्रेड, केक, पेस्ट्री, इडली बनाने में किया जाता है। लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होगा वह दही जमाने में काम में आता है। केंद्रक पादप में भी पाया जाएगा, पादप कोशिका में भी, जंतु कोशिका में भी, लेकिन किसमें नहीं पाया जाएगा? जीवाणु में यह नहीं पाया जाएगा। हरित लवक यह पाया जाएगा पादप कोशिकाओं में। कोशिका झिल्ली पादप में भी पाई जाएगी, जंतु में भी पाई जाएगी, जीवाणु में भी पाई जाएगी। कोशिका द्रव्य भी तीनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि जंतु में भी पाया जाएगा,
पादप में भी पाया जाएगा और जीवाणु में भी पाया जाएगा। कोशिका भित्ति किस में पाई जाएगी? पादप में, जीवाणु में। केंद्रकाभ, यह अभी हमने किसका स्पेशल फीचर था? यह था जीवाणु में। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो केंद्रकाभ के रूप में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। यह अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। थैंक यू।